Subscribe now. टॉप 100 साइंस का क्लास देखेंगे। जिस तरह से क्वेश्चंस अब तक ग्रुप डी ने रेलवे ने आपसे पूछा है, वही क्वेश्चंस, वही सिलेबस, वही पैटर्न 9th और 10th की एनसीईआरटी को मिलाकर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जिन जिन टॉपिक से रेलवे ने क्वेश्चन पूछा है अब तक, वही क्वेश्चन। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन आप आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की दिशा कौन सी होती है। तो भाई विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, याद रखना। आगे देखिए, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा है, बताइए बुझा हुआ चूना यानी स्लैक्ड लाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको आप बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई? तो देखिए जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट विथ 2H2O, यानी CaSO4 विथ 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर रासायनिक सूत्र आपसे पूछे, जो कि कई बार पूछ चुका है अब तक पेपर में, तो कैल्शियम सल्फेट विथ हाफ H2O। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख पा रहा है ना, यही आपका जिप्सम का माफ करना प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। आगे देखिए, अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, देखिए क्वेश्चन है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट है ना, Na2CO3 विथ 10H2O के बारे में कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है यह सोडियम कार्बोनेट है जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है, बिल्कुल गलत है यार। यह सोडियम बाइकार्बोनेट है, बिल्कुल गलत है। यह सोडियम कार्बोनेट है जिसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है, बिल्कुल यही कथन सही है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, परमाणु की चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं या इसको डायरेक्ट आप याद रखना, ठीक है, कि कितनी होती है? 32 होती है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में कितनी होती है? दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32। ये आपको जुबानी याद रहना चाहिए। हालांकि आप इसको सूत्र से भी निकाल सकते हैं 2n² से, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसको निकालने का। 4 कक्षाएं होती हैं, KLMN, चारों का जो क्रमांक होता है 1 2 3 4 होता है, ठीक है। तो यह चौथी कक्षा में पूछा है, यानी n का मान आपको निकालना है। n चौथी कक्षा यानी 4, ठीक है। तो इस ये जो n है, कोई भी कक्षा पूछे, मान लेते हैं तीसरी कक्षा पूछता तो n की जगह पर हम 3 का मान रखते हैं। चौथी कक्षा पूछा है तो चौथी कक्षा में हम 4 का मान रखेंगे। तो 2n का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, और 16 का जब आप 2 से मल्टीपल करोगे तो 32 निकल के आ जाएगा, ठीक है। वही तो मैंने बताया था। तो 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? तो साथियों परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। आगे देखिए, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या क्या होती है? तो साथियों परमाणु का जो नाभिक होता है ना, उसकी त्रिज्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, कण एवं तरंग दोनों ही की तरह कौन व्यवहार करता है? याद रखना, कण एवं तरंग दोनों ही की तरह इलेक्ट्रॉन व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट के कार्बन परमाणुओं की संरचना कैसी होती है? देखिए हीरा और ग्रेफाइट के कार्बन परमाणुओं की जो संरचना होती है ना, वो बिल्कुल एक जैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एक जैसी। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैस के परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है? ये क्वेश्चन आप रट ही लेना। कोई भी अक्रिय गैस हो, उसकी बाहरी कक्षा में जो है ना साथियों 8 इलेक्ट्रॉन ही रहता है, 8। जैसे ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। तो जितने परमाणु क्रमांक 18 यानी प्रोटॉन की संख्या भी 18, और जितनी प्रोटॉन उतनी इलेक्ट्रॉन। देखो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में यहाँ 8 होगा। क्यों? क्योंकि ये अक्रिय गैस है। देखो 8 और 2 10 और 8 18 हो गया ना आपका। इसका परमाणु, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 था, तो ये देखो गिन के देखो 18 ही हो रहा है। यानी कोई भी अक्रिय गैस हो, उसकी बाहरी कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? क्लोरीन, साथियों क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरी कक्षा में 8, और इसका जब परमाणु संख्या ही 17 है तो तीसरी कक्षा में क्या आएगा? 7 आएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में 2 8 7 है? 2 8 7 देखो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है वह यौगिक जिसे क्विक लाइम भी कहा जाता है। तो क्विक लाइम किसको बोलते हैं आप? कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को। देखो कैल्शियम ऑक्साइड ऑप्शन नंबर डी में आपका दिख रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 3400 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से सबसे कम गलनांक वाली धातु कौन सी है? देखिए गैलियम। गैलियम साथियों इतना इसका गलनांक कम होता है कि इसको हाथ में जब आप लेते हो ना तभी ये पिघल जाती है, याद रखना गैलियम। ऑप्शन नंबर डी। गोल्ड धातु का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोना का जो आपेक्षिक घनत्व होता है ना ये 19.3 होता है, याद रखना, जिसका मतलब यह है कि यह पानी से लगभग 19.3 गुना भारी है। तो ऑप्शन नंबर सी 19.3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अम्ल और क्षार की क्रिया कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अम्ल और क्षार की क्रिया कराने की जो प्रक्रिया होती है ना इसे हम क्या कहते हैं? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण भाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अपमार्जक से संबंधित कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है यह साबुन की तरह क्रिया करता है, ठीक है, बिल्कुल सही है यार। ये कठोर जल में कार्य करते हैं, बिल्कुल। ये मृदु जल में भी कार्य करते हैं, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों कथन सही है अपमार्जक को लेकर। सभी अम्लों व क्षारों का जलीय विलयन कैसा होता है? तो याद रखना कोई भी अम्ल हो कोई भी क्षार हो उसका जो जलीय विलयन होता है यह विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विद्युत का सुचालक। लैक्टिक अम्ल की कमी से मानव शरीर में कौन सी विकृति होती है? तो देखिए लैक्टिक अम्ल की कमी से मानव शरीर में जो है ना थकान महसूस होता है भाई, याद रखना ऑप्शन नंबर सी थकान महसूस होना। चूने का पानी किस प्रकृति का होता है? बताइए चूने का पानी का प्रकृति पूछा जा रहा है, तो चूने का पानी का जो प्रकृति होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा भाई, क्षारीय प्रकृति का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए इस तरह कथन वाले क्वेश्चन साथियों बड़े पूछे जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ए में है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण उदासीन होते हैं, बिल्कुल ये सही है। प्रबल अम्ल तथा व दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होते हैं, बिल्कुल। दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण क्षारीय होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी तीनों कथन सही है। आगे देखिए न्यूरॉन सेल में कौन से न्यूरॉन अनुमानों को संकेत प्राप्त होते हैं? यानी न्यूरॉन सेल में किससे संकेत प्राप्त होता है? तो डेंड्राइट से होता है ना, ध्रुमिकाएं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डेंड्राइट। दो न्यूरॉन्स के बीच विद्युत तंत्रिका आवेगों के संचरण का स्थल क्या होता है? तो सिनेप्स होता है भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, सिनेप्स। मेरुरज्जु में श्वेत द्रव्य मौजूद होता है किसके साथ? देखिए जो मेरुरज्जु होता है ना साथियों स्पाइनल कॉर्ड में जो श्वेत द्रव्य होता है ये मौजूद होता है किसके साथ? याद रखिएगा धूसर द्रव्य के साथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, धूसर द्रव्य के साथ। अगला कौन से अंग में भ्रूण विकसित होता है? बताइए इनमें से कौन सा अंग है जहां पर भ्रूण का विकास होता है? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय में। निम्न में से किसकी मांसपेशियों के संकुचन से बच्चा पैदा होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा गर्भाशय के संकुचन से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और ये संकुचन में सहायक करने वाला अगर आपसे हार्मोन पूछे तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आगे देखिए अंडे को अंडाशय से गर्भ में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? तो अंडे को अंडाशय से गर्भ में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? साथियों फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है, जिसको हिंदी में डिंब वाहिनी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है? तो भाई ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रसव हार्मोन, लव हार्मोन, पीटोसिन उपयुक्त सभी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन गर्भाशय पेशी पर क्रिया करता है? बताइए अभी मैंने बताया था ना ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। गुणसूत्र की संरचना में कौन शामिल होता है? तो देखिए गुणसूत्र की संरचना में साथियों डीएनए भी शामिल होता है, आरएनए भी शामिल होता है, हिस्टोन भी शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी डीएनए, आरएनए और हिस्टोन। आगे देखिए नेक्स्ट है मेंडल के प्रयोग में टी, कैपिटल टी जो है ये क्या दर्शाता है? तो मेंडल के प्रयोग में कैपिटल टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मेंडल के प्रयोग में जो कैपिटल टी है ना ये साथियों लंबाई और प्रभावी लक्षण को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी ए व सी दोनों ही करेक्ट होगा। अगर आपको लग रहा है, अगर आप एनालिसिस वगैरह देख रहे हैं, सही मायने में तैयारी कर रहे हैं, तो आपको खुद पता है ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आ रहे हैं, आप एक लाइक जरूर करिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के रहने वाले थे? तो भाई ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ये साथियों ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है मेंडल द्वारा चयनित मटर के पौधे का कौन सा लक्षण आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए नहीं चुना गया? बताइए मेंडल द्वारा चयनित मटर के पौधों का कौन सा लक्षण है जो आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए नहीं चुना गया? ध्यान से देखिएगा, फली का रंग, बीज का रंग, फूल का रंग, ये सभी तो चुना गया था, तने का रंग नहीं चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तने का रंग। आगे देखिए जीन कोष क्या होता है? साथियों देखिए जीन कोष किसको कहते हैं? तो एक क्रोमोसोम में कुल कितने जीन है उसी को जीन कोष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, एक क्रोमोसोम में कुल जीनों की संख्या भाई। आगे देखिए नेक्स्ट है किसी जीव की
जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो